इक्विटी शेयर्स, पहले मैंने बात करूंगी इक्विटी शेयर्स की, ये क्या होते हैं। दीज आर द फर्स्ट ओनर्स, दीज आर द फर्स्ट ओनर्स, ये पहले ओनर्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जब शेयर इशू करते हैं तो ये लोग खरीदते हैं। इक्विटी शेयर्स जो हैं, और इसके बाद जब हम इनसे पैसे ले लेते हैं और इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के अंदर तो फिर क्या होता है, फिर हम कमाते हैं प्रॉफिट। सही है, प्रॉफिट कमाते हैं। प्रॉफिट जब हम कमाते हैं ना, तो फिर क्या होता है, उसके भी हम कोई तो हिस्से करते हैं कि एक प्रॉफिट तो हम लोग आपस में बांट लेते हैं और खा लेते हैं। ठीक है, दूसरा प्रॉफिट का जो हिस्सा होता है ना, उसको हम अपने पास रिजर्व्स में जमा कर लेते हैं आने वाले वक्त के लिए। कि आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, देयर माइट बी डिफरेंट डिफिकल्ट टाइम ऑन द बिजनेस, के कभी कभी प्रॉफिट नहीं भी आता। ऐसा ही है। और ऐसा होता है कि हमने मुस्तकबिल में री इन्वेस्ट भी तो करना होता है पैसा। हम री इन्वेस्ट करते हैं और पैसे को ग्रो करते हैं। वो सारा पैसा आपका रिजर्व्स के अंदर आता है, रिजर्व्स के अंदर जमा करते रहते हैं। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजर्व्स के अंदर पैसे होते हैं वो होते तो इक्विटी शेयर्स वालों के ही। ठीक है, उनसे पैसा लिया होता है, इन्वेस्ट किया होता है, प्रॉफिट कमाया होता है। तो उनसे पैसे लेके जब हम प्रॉफिट कमाएंगे तो क्या होगा कि रिजर्व्स भी जो हमारा बनेगा, जो रिटेन्ड अर्निंग्स भी हम बना रहे होंगे, जो प्रॉफिट्स भी हम जनरेट कर रहे होंगे, वो भी तो उन्हीं का ही होगा ना। तो इसका मतलब ये है कि इक्विटी शेयर्स और रिजर्व्स जो हैं वो आपके, ये दोनों ही वन और टू, ठीक है, तो दे आर पार्ट ऑफ इक्विटी। दे आर पार्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी का पार्ट होते हैं। दे आर पार्ट ऑफ इक्विटी। सही है, दे आर पार्ट ऑफ इक्विटी। यहाँ तक तो आप क्लियर हो गए। अब उससे पहले मैं आपसे पहले इक्विटी की बात जरा पूरी कर लूं। इक्विटी शेयर्स में ये दोनों इक्विटी का पार्ट होते हैं। अच्छा, इक्विटी जो है वो आपकी, इक्विटी इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। ये भी दो तरह की होती है। कौन कौन सी, एक आपकी होती है इक्विटी शेयर्स। ठीक है, जो नॉर्मल आपकी इक्विटी शेयर्स होती है कि आप लोगों को शेयर बेचते दें और वो आपसे जो है वो शेयर खरीद लेते हैं और पार्ट ऑफ द बिजनेस बन जाते हैं। और पार्ट ऑफ द बिजनेस बनते हैं तो उनके पास वोटिंग राइट होता है, क्योंकि वो घर के लोग होते हैं, उनके पास वोटिंग राइट होता है। सही है। और उनका जो रिटर्न होता है वो भी फिक्स होता है। जैसे हम घर के लोगों वाली एग्जांपल मैंने आपको दी है, क्या होती है उसमें, हमारे घर का अगर बिजनेस है, हमने जितना कमाया हम उतना ही बांट के खा लेते हैं आपस में। लेकिन अगर घर वाले ना हो, फॉर एग्जाम्पल के फर्स्ट ओनर्स ना हो, सेकंड ओनर्स हो, जिनकी मैं भी आपसे बात करने लगा हूँ। सेकंड ओनर्स का मतलब ये है, दूसरी टाइप की मैं बात करने लगा, ये तो फर्स्ट टाइप है ना, दूसरी टाइप की मैं बात करने लगा हूँ आपसे। ये सेकंड ओनर्स जो हैं, तो जिनको हम प्रेफरेंस शेयर्स भी बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स। माइक अपना म्यूट कर लीजिए। प्रेफरेंस शेयर्स, तो उसमें क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स में नो वोटिंग राइट होता है। ये मैं बताता हूँ क्या मतलब है इसको। जो घर के लोग होते हैं ना, जिनका पैसा डायरेक्टली बिजनेस में लगा होता है और जो वेरिएबल रिटर्न्स ले रहे होते हैं, वो मेजर डिसीजन मेकिंग जो कंपनी की होती है ना, उसमें पार्ट प्ले कर सकते हैं, उसमें अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो घर के लोग होते हैं। अब हमारे जो, ये एनालॉजी आपके लिए मैंने यूज की ताकि आपके लिए इजी हो समझना। हमारे भी जो घर के मैटर्स होते हैं, उसमें जो घर के ओनर्स होते हैं, घर के हिस्सेदार होते हैं, तो वो उनकी बात की से होती है, उनकी बात की अहमियत होती है। उसी तरह जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी बात की भी अहमियत होती है। इसीलिए उनके वोटिंग राइट्स होते हैं बीच में। ठीक है, ये प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए, मैं ऑप्शन ढूंढ रहा हूँ माइक म्यूट करने की। आप में से क्लास ऑन करके कुछ लोग सोए होते हैं, मैं दो तीन दफा मैं कह चुका हूँ। ठीक है, थैंक यू। ओके, प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर जो प्रेफरेंस शेयर्स का नाम ही प्रेफरेंस शेयर्स है, दैट मीन्स के इनको पेमेंट करने में प्रेफरेंस दी जाती है।
देखो मैंने आपको एग्जांपल दी अभी कि एक कंपनी है जो प्रॉफिट कमाती है 100,000 प्रॉफिट कमाती है, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट है ना आपका, ये जो प्रॉफिट है, सही है, इससे बहुत सारी पेमेंट्स। सबसे पहले जो पेमेंट होगी ना, फर्स्ट पेमेंट इज टू द पीपल वी हैव टेकन लोन फ्रॉम। ठीक है, सबसे पहली पेमेंट होगी उन लोगों को जिनसे सबसे पहले हमने लोन लिया होता है। बार जो कर्जे जिनसे हमने लिए होते हैं, आपको पता है, वो हमें ज्यादा ज्यादा कहते हैं कि जी दो, जल्दी करो। वो कोई लिहाज नहीं ज्यादा कर रहे होते, बार बार आपको रिमाइंडर दे रहे होते। सबसे पहले हमने उनको पेमेंट करनी होती है, ठीक है, जिनसे हमने डेट लिया हुआ होता है, जिनसे हमने डेट लिया हुआ होता है। दूसरे नंबर पर जो पेमेंट करनी होती है ना हमें, तो वो होती है जी इज ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, वे प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो लोग होते हैं कि जिनको, जो फर्स्ट ओनर नहीं होते, ये आप समझे कि घर वाले नहीं होते डायरेक्टली, ये कजन्स होते हैं। कजन्स का मतलब ये कि कजन्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते तो अपने ही हैं, लेकिन स्टिल पूरी तरह घर वालों की तरह के नहीं होते। मतलब अब वो आपसे पेमेंट्स की जब बात करते हैं ना, पेमेंट्स की, तो वो अगर आपने कभी प्रॉफिट ना भी कमाया हो तो आपने देखा होगा अपनी एग्जाम्पल में कि वो स्टिल घर वालों की तरह कंसिडरेट नहीं होते। तो इसका मतलब है कि उनको जो पेमेंट करनी होती है ना, उनको जो पेमेंट करनी होती है वो फिक्स होती है। उनके जो रिटर्न्स होते हैं ना, वो होते हैं फिक्स। उनके रिटर्न्स होते हैं फिक्स। वो जो है वो वेरिएबल रिटर्न्स में नहीं मानते होते। यानी वो कहते हैं जी, अगर आपने उनको, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ जी, एग्जांपल से बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपने 50,000 का प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, 50,000 के शेयर इशू पर प्रॉफिट नहीं कमाया, इसका ताल्लुक प्रॉफिट के साथ नहीं होता, याद रखिएगा। प्रेफरेंस शेयर्स का ताल्लुक प्रॉफिट जनरेशन के साथ नहीं होता कि प्रॉफिट जितना कमाया उतने शेयर्स देने हैं। इस तरह नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 50,000 शेयर्स, रादर प्रेफरेंस शेयर्स आर issued at 10% interest rate, at 10% interest rate, even if company does not earn any profit, it has to pay 5,000 to प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, 5,000 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 50,000 का 10% 5,000 बनता होता है, ठीक है। तो ये उनको फिर भी 5,000 पे करना ही पड़ता है शेयर होल्डर्स को। कौन से? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। अब इसका नाम ही प्रेफरेंस है। प्रेफरेंस का मतलब ये है कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, ये सबसे पहले हमने लोन वालों को पे किया होता है। सबसे पहले लोन वालों को हमने पे किया होता है। यहाँ मैंने इसको हाईलाइट भी किया था, ये। दूसरे नंबर पे हम पे करते हैं प्रेफरेंस शेयर। अब इसको, ये ना, इनकी जो पेमेंट होती है वो इक्विटी शेयर्स वालों से पहले होती है, उनसे पहले पेमेंट होती है, इसलिए इसको प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। इसीलिए इसको प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं कि इनकी इक्विटी वालों से पहले होती है। तो इनको दूसरे नंबर पे पेमेंट होती है, और इनको फिक्स पेमेंट होती है। फिर तीसरा नंबर आता है ना, थर्ड सीक्वेंस इज पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तीसरे नंबर पे इनको पेमेंट होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। अच्छा, अब हमने बात करनी की थी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर की टाइप्स की। शेयर होल्डर्स की जो टाइप होती है, हमने इसकी बात की थी, ठीक है। हम कर चुके थे बात, मैं थोड़ा सा रिकैप दोबारा दे रहा हूँ। ये दो तरह के होते हैं आपके। एक होते हैं जी कम्युलेटिव, ठीक है, कम्युलेटिव नहीं बल्कि हम दूसरी तरह से पढ़ते हैं इसको, हम पढ़ते हैं जी रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल, ठीक है, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। दोनों के मैं जरा कलर्स चेंज कर लेता हूँ। रिडीमेबल एंड
इररिडीमेबल। ठीक है, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। अब ये क्या होती है भाई, दोनों के दोनों। ये जो आपका वर्ड है ना रिडीमेबल, ठीक है, रिडीमेबल, इसका मतलब होता है, ये डीम से निकला होता है, इसका मतलब होता है कंसिडर करना। तो रिडीमेबल का मतलब होता है रिकंसिडर करना। अब एक करेक्टरिस्टिक है आपकी इक्विटी शेयर्स के अंदर, जो हमने इक्विटी की बात की ना, एक और बात है, ये तो होते ही सीधा सीधा ही इरिडीमेबल, ये इरिडीमेबल होते हैं। ठीक है, इरिडीमेबल का मतलब ये होता है कि मैंने एक दफा शेयर्स इशू कर दिए, शेयर्स वंस issued cannot be sold back, sold back to the issuer. शेयर्स वंस इशू cannot be sold back to the issuer, ये issuer को वापस आप पे ही नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आपको शेयर इशू किए हैं ना, तो आप जो है वो मुझे वापस नहीं बेच सकते। आपने अगर बेचना होगा ना, तो आप सेकेंडरी मार्केट में किसी और को बेचेंगे, किसी और इन्वेस्टर को बेचेंगे, और बेचेंगे तो मार्केट वैल्यू पे बेचेंगे। सही है। तो ये चीज आपकी इक्विटी शेयर्स में तो एक ही चीज ही है, ऐसे ही होता है। अब बात आ गई प्रेफरेंस शेयर्स की। हम प्रेफरेंस शेयर्स में करें तो इसकी दो टाइप्स हैं आपकी, इसकी आपकी दो टाइप्स हैं, एक है जी रिडीमेबल और एक है इरिडीमेबल। तो सबसे पहली जो बात है ना रिडीमेबल, क्योंकि इसमें एक टाइप है रिडीमेबल, तो वो क्या होते हैं ये वाले रिडीमेबल। रिडीमेबल शेयर्स जो होते हैं ना आपके, दे कैन बी सोल्ड बैक टू द इशूअर, they can be sold back to the issuer, they can be sold back to the issuer, they can be sold back to the issue। ठीक है, अब ये जो मतलब है इस चीज का, ये है कि मैंने अगर आपको शेयर इशू किए हैं, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि ईयर जीरो में मैंने आपको शेयर इशू किए, ईयर जीरो आज मैंने आपको शेयर इशू कर दिए, और शेयर्स मैंने आपको इशू किए हैं कितने के, फॉर एग्जांपल एक शेयर आपको मैंने इशू किया है जो कि है वन शेयर, इसकी प्राइस है फॉर इंस्टेंस $10, $10 इसकी प्राइस ईयर जीरो में। ठीक है, तो ये मैंने आपको इशू किया है 5 इयर्स के लिए। शेयर्स आई हैव इशूड फॉर 5 इयर्स, और शेयर्स भी रादर प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स मैंने आपको इशू किए हैं 5 इयर्स के लिए। ठीक है, तो ईयर जीरो के अंदर, मतलब ईयर जीरो का मतलब होता है कि आज, आज मैंने आपको जो आज इसकी प्राइस होगी ना, वन वन शेयर प्राइस है, एक शेयर की जो प्राइस है वो है $10। ठीक है, 5 साल के लिए किए हैं, तो इसका मतलब है कि इस पे 5 साल होंगे आगे, फिर ईयर वन भी आएगा। ठीक है, ईयर वन भी इसमें आ जाएगा, और फिर ईयर टू भी आ जाएगा, फिर ईयर थ्री भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से फिर ईयर फोर भी आ जाएगा, ये ईयर थ्री आ गया, फिर ये ईयर फोर भी आ जाएगा आपका। ठीक है, और इवेंचुअली आखिर में ईयर फाइव भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब होता पता क्या है आपका, कि जिस तरह हम कर्जा नहीं लेते, ये उसी तरह की सिचुएशन है कि मैंने आपको शेयर इशू किया $10 का ईयर जीरो में, और आपको क्या फायदा होगा, आपको हर साल उस पर कूपन पेमेंट्स मिल रही होंगी, कूपन पेमेंट्स, फॉर एग्जांपल 10% कूपन पेमेंट, जिसको हम इंटरेस्ट भी कहेंगे यहाँ पे, 10% ऑफ इंटरेस्ट, ये हर साल पे करना होगा, पे मैं आपको पे करूंगा, क्योंकि मैंने आपको प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं। तो आपको ये फायदा है, आपको ये फायदा ये है कि आपने इसको मेरे से खरीदा $10 का, और इस पर 10% जो इंटरेस्ट मैं आपको पे करूंगा, कितना कर रहा हूँ, तो 10% क्या बनता है इसका, $1 बनता है। जी $1 बनता है। ठीक है, $1 मैं आपको पे करता हूँ। ये देखिए, मैं आपको $1 हर दफा पे करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ हर साल।
ठीक है, ये भी इक्वल टू कोसाइन, हर साल मैं को पे करता जा रहा हूँ। अब ईयर 5 जब आया, इसका मतलब ये 5 साल के लिए था। अब 5 साल के बाद जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, रिडीमेबल में दे कैन बी सोल्ड बैक टू द इशूअर। तो 5 साल के बाद क्या होगा? 5 साल के बाद ये होगा कि आप पहले इंटरेस्ट पेमेंट तो मुझसे ले रहे थे $1 की, लेकिन आफ्टर 5 years, क्योंकि 5 साल के लिए ही था ना, तो इशूअर विल बाय दीज बाय बैक दीज शेयर्स, बाय बैक दीज शेयर्स, यानी आप इशूअर को वापस बेच दोगे ये, ठीक है। इशूअर यानी कि जिसने इसको इशू किया था शुरू में, तो उस कितने का था ये इशू, कितने का इशू किया हुआ था? $10 का, ठीक है ना, $10। तो $10 मैंने वापस कर दिया। तो देखो, ये जो मॉडल है पूरा, दिस मॉडल इज लाइक अ लोन मॉडल। ये लोन मॉडल कितना का है? तो लोन मॉडल कितना का है, इसीलिए दैट इज वाई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर रिकॉर्डेड आर रिकॉर्डेड इन द डेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट की ना डेट साइड पे इसलिए लिख रहे होते हैं इसको, डेट वाली साइड पे देखो ना, दो साइड होती है ना, एक डेट वाली होती है, इक्विटी वाली होती है, इसको डेट कंसिडर हम कर रहे होते हैं। तो ये वाला जो सारा का सारा पोर्शन था रिडीमेबल का, ये रिडीमेबल, ये ये आपका डेट की तरह का होता है, क्योंकि उसका मॉडल ही डेट जैसा होता है। यहाँ पे मैंने इसको कलर कर दिया दूसरा। अच्छा, दूसरा है सेकंड आपका, वो है जो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इसको नॉन रिडीमेबल भी बोलते हैं कुछ लोग, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये कैसे होते हैं? ये वो होते हैं बिल्कुल उसी तरह, कैसे इक्विटी नहीं होती, शेयर्स वंस इशूड आर कैनॉट बी सोल्ड बैक टू इशूअर, जस्ट लाइक इक्विटी शेयर्स। इनका बिल्कुल वैसा ही होता है, जस्ट लाइक इक्विटी शेयर्स। तो अगर ये इक्विटी शेयर्स की तरह होते हैं, दे कैन नॉट बी सोल्ड बैक टू द इशूअर। अच्छा, बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती हैं इक्विटी की तरह की, मतलब इनके पास भी नो वोटिंग राइट होंगे, और इनके भी जो डिविडेंड्स होंगे वो फिक्स ही होंगे, जैसे हमने बात ऊपर की है। लेकिन ये जो ये वाली कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, दे कैन नॉट बी सोल्ड बैक टू द इशूअर, तो वो वाली मैच करती है इक्विटी शेयर्स के साथ ही। यानी इक्विटी शेयर्स तो होते ही रिडीमेबल है, लेकिन आपके जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है जी रिडीमेबल और एक इरिडीमेबल। रिडीमेबल होता है लोन के मॉडल पे होता है, जैसे लोन होते हैं, और इरिडीमेबल होता है आपका देखो इक्विटी की तरह के होते हैं कि शेयर्स वंस इशूड कैन नॉट बी सोल्ड बैक। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा सब कुछ। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि डबल एंट्री पे। डबल एंट्री किस चीज की? डबल एंट्री ऑफ शेयर्स पे, डबल एंट्री ऑफ इक्विटी शेयर्स पे। डबल एंट्री ऑफ इक्विटी शेयर्स भाई क्या होती है? जब हम शेयर इशू करते हैं, तो हम कंपनी को पैसा चाहिए होता है, तो पैसा उसको कब मिलता है? जब वो शेयर्स को इशू करते हैं, जो कैश आता है कंपनी के पास, कैश या बैंक, कैश या बैंक, जब शेयर इशू करते हैं तो कैश या बैंक रिसीव होता है, ठीक है, कोई भी अमाउंट हो सकती है, कैश या बैंक की रिसीव होती है। और क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट आपका शेयर कैपिटल होता है, क्रेडिट आपका शेयर कैपिटल होता है, ठीक है, शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है आपका। यहाँ तक तो बात क्लियर है आपकी। शेयर कैपिटल क्यों क्रेडिट होता है? इक्विटी होता है ना, इसलिए इक्विटी आपको पता है क्रेडिट साइड पे कैपिटल रिकॉर्ड होता है, और कैश आपका डेबिट होता है। चलो, होपफुली आई एम क्लियर इस पे। अब दूसरी चीज जो आपकी ये है, मैं एक मिनट आपको बता दूं उसमें कि डबल एंट्री के बाद, हाँ, एग्जाम्पल से बताता हूँ ताकि इजी हो जाए, एग्जाम्पल से समझा। चलो, यहाँ पे हम कोई अमाउंट सपोज करते हैं,
हम कोई अमाउंट सपोज करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज है आपकी कि शेयर कैपिटल इज ऑलवेज इशूड ऑन फेस वैल्यू। शेयर कैपिटल इज ऑलवेज इशूड ऑन फेस वैल्यू। अच्छा, ये इसका मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपको ना इस चीज की समझ आए कि यह है क्या। यहाँ पे शेयरिंग का ऑप्शन मिल गया, शेयर में ये जो है पीडीएफ की फाइल, होपफुली अब आपको ये पीडीएफ ही नजर आ रही हो आफ्टर मिड वाली। इसके अंदर जो क्वेश्चन है पहले वाला, तो पहले आपको ये कराना चाहूंगा, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वन। तो इसको देखिएगा गौर से, अगर आपकी स्क्रीन में आपको नजर आ रहा है। Bourbon issues 200,000 shares at 25 cent shares at the price of 1.75 each. Show this transaction using ledger accounts. ये ledger accounts में हमने पोस्ट की नहीं की ट्रांजेक्शन। हाँ, मैं आपको लेजर पे पोस्ट नहीं करके दिखा रहा, लेकिन मैं आपको उसकी डबल एंट्री करके दिखाऊंगा, और डबल एंट्री से फिर आप उसके लेजर से रिस्पेक्टिव बना सकेंगे आराम से। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना, बोर्बन इश्यूज 200,000 एट 25 सेंट शेयर्स एट प्राइस ऑफ 1.75 ईच, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे। सीधा क्वेश्चन में डाटा मिल जाए तो फिर हम आराम से चीजें बाकी कर लेते होते हैं। न्यू शेयर स्क्रीन आपकी जो है वो AWPS ऑफिस, ठीक है। उम्मीद है अब आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी मेरी। ठीक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन हमारा ये था कि नंबर ऑफ शेयर्स हमारे उस क्वेश्चन में थे, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे उस क्वेश्चन में थे जनाब 200,000। उसके साथ आपके लिखे हुए थे 25 सेंट, वो होती थी फेस वैल्यू। हमेशा साथ लिखी होगी ना 25 सेंट, वो होती है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू होती है। अच्छा, वो मार्केट में बिक कितने के रहे थे? देवर सेलिंग एट 1.75, 1.75 के बिक रहे थे अभी वो। 1.75, 1.75 डॉलर्स के बिक रहे थे। डॉलर्स के थे कि यूरो के थे? लेट मी हैव अ लुक एट दैट। डॉलर्स के थे, डॉलर्स के बिक रहे थे, ठीक है। 1.75 डॉलर। पहले तो आप फेस वैल्यू को भी कन्वर्ट कर लें डॉलर। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये 25 डिवाइडेड बाय 100, तो ये बनता है आपका 0.25 डॉलर। 0.25 डॉलर बन जाता है, ठीक है। तो ये तो आप आराम से इसमें आपने कहा कन्वर्ट कर लिया। तो अब आपको पता चला कि दो तरह की वैल्यूज आपको गिवन हैं। कि जो देवर सेलिंग एट, जो मार्केट में चीज बिक्री होती है, जितने की बिक्री होती है इस वक्त 1.75 की, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जो मार्केट में चीज बिक रही होती है उसको हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू, ठीक है ना। मार्केट वैल्यू, उसको मार्केट वैल्यू बोलते हैं, MB। MB मार्केट वैल्यू, MB मार्केट वैल्यू is the value on which shares are sold in the market। मार्केट में इस वक्त जो शेयर जितने का बिक रहा होता है ना, उसको मार्केट वैल्यू बोलते हैं। लेकिन जब हम शेयर्स को इशू करते हैं ना, तो उसकी एक फेस वैल्यू होती है जो यहाँ पे लिखी हुई है, जो उसके फेस पे लिखी हुई है 25 सेंट्स। अब होता यह है कि आप लोगों का डिमांड एंड सप्लाई की वजह से ना, जब आप शेयर्स को इशू करते हैं और आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, अच्छी हो जाती है ज्यादा, तो फिर लोग उस शेयर्स को ज्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं। ज्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि उस शेयर की प्राइस, मतलब वो फिर 25 सेंट का नहीं बिक रहा होगा, फिर वो ज्यादा का बिकना शुरू हो जाएगा। और लोग उसको ज्यादा पैसों का भी खरीदना चाहेंगे, क्योंकि उस शेयर की मार्केट में वैल्यू ज्यादा हो गई है। तो फिर क्या होगा? फिर वो जो शेयर होगा वो 25 सेंट का नहीं बिकेगा, ज्यादा का बिकेगा। अब यहाँ पे देखिए कितने का बिक रहा है, 1.75 का बिक रहा है। तो दैट मीन्स के ये जो शेयर है आपका, ये मार्केट वैल्यू से ज्यादा का बिक रहा है। दिस शेयर इज नाउ सोल्ड, सॉरी, फेस वैल्यू से ज्यादा का बिक रहा है, इज नाउ सोल्ड मोर
देन द फेस वैल्यू ऑफ द बिजनेस, मोर देन फेस वैल्यू ऑफ द बिजनेस। तो कितने का ज्यादा दिख रहा है? 1.75 इसकी है जी मार्केट वैल्यू, और इसकी फेस वैल्यू कितनी है? 0.25। ठीक है, इसका मतलब ये कि $1.5 का ज्यादा बिक रहा है, $1.5 ज्यादा बिक रहा है अपनी फेस वैल्यू से। तो दिस 1.5 इज द प्रीमियम, इज द प्रीमियम, इज द प्रीमियम, इसको प्रीमियम बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं। ये जो वर्ड है ना प्रीमियम, 1.5 जो है ना आपको प्रीमियम, यानी कि 1.5 से ज्यादा का बिक, मतलब ज्यादा बिक रहा है फेस वैल्यू से। तो इस सिचुएशन में हम जो डबल एंट्री करेंगे ना, थोड़ी सी चेंज होगी। वो कैसे होगी चेंज? ठीक है, अच्छा हमने शेयर जो है वो दिए मार्केट में, तो कितने का हमने बेचा मार्केट में? 1.75 का। इसका मतलब है कि हमें जो अपना शेयर हमने बेचा है 200,000 का, कितने का बेचा है हमने? $1.75 का बेचा, $1.75। तो कितने का, कितनी प्राइस इसकी टोटल बन गई होगी हमारे पास बन गई होगी 350,000। इसकी बन गई होगी प्राइस, हमें पैसे मिले हैं। अच्छा क्रेडिट क्या करेंगे हम? क्रेडिट करेंगे जी शेयर कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट करेंगे। ठीक है, शेयर कैपिटल हमेशा याद रखिएगा, शेयर कैपिटल मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बड़े गौर से सुनिए, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा फेस वैल्यू पे इशू होता है। शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पे इशू होता है। तो इसीलिए 200,000 इंटू फेस वैल्यू कितनी थी? 0.25, 0.25 थी, इसलिए इसको हम जब करेंगे तो ये 50,000 हो जाएगा, शेयर वैल्यू 50,000 हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर लेता हूँ ताकि एडजस्ट होना आसान हो जाए। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो शेयर कैपिटल आपका जो है वो फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड हो गया। अब आप ये देखें, जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है बराबर तो नहीं है, इसका मतलब है कि क्रेडिट साइड पे कुछ और रिकॉर्ड होना भी जरूरी है। तो वो होगा जी आपका एक्स्ट्रा जो आपने अमाउंट थी ना आपकी, शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम होगा वो। शेयर प्रीमियम का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा कितनी अमाउंट थी आप जो हमने ऊपर रिकॉर्ड की थी, यहाँ पे वो की थी ये 1.5। तो ये 1.5 आपकी एक्स्ट्रा अमाउंट है, जिसको आप क्या करेंगे उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये कितनी बनती है? अब हो जाएगा 300,000। तो अब आप गौर करें कि ये जो क्रेडिट साइड है इसके दो टुकड़े हो गए। एक एक टुकड़ा है इसका शेयर प्रीमियम का, द सेकंड पार्ट इज शेयर कैपिटल का। तो ये जो दो हैं ये, अब जो आपके पास टोटल इसकी अमाउंट थी वो थी 350,000, जो आपको टोटल कैश मिलता है, उसमें से 25% जो था आपका, वो आपका था शेयर कैपिटल का हिस्सा, और जो बाकी का हिस्सा था वो शेयर प्रीमियम का हिस्सा था। ये दो अलग अलग अकाउंट्स में जाए। तो इस तरह होती है इसकी डबल एंट्री। ठीक है, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग वन था ये क्वेश्चन, यहाँ मैं लिखते थे। ये जो आपका क्वेश्चन है ये है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वन। अभी आपका ये जो खत्म होगी क्लास तो दोबारा इसी लिंक पे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया जी टेस्ट अंडरस्टैंडिंग वन। अब इसके आगे का पोर्शन कौन सा है आपका, वो भी देख लेते हैं। अच्छा आगे है जी राइट इश्यूज, राइट इश्यूज। ये क्या होते हैं? राइट इश्यूज, कंपनी कंपनी डिसाइड करती है, डिसाइड्स टू इशू न्यू शेयर्स, न्यू शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन lesser price than the market price, than the market price। कंपनी जो है ना वो राइट इशू में क्या करती है, डिसाइड करती है इस चीज को कि मैं अपने ऑलरेडी जो शेयर होल्डर्स है ना उनको मार्केट से लेसर प्राइस पे शेयर बेचूं। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ ना।
कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले से शेयर इशू किए हैं, आप मेरे शेयर होल्डर्स हैं, आप मेरे शेयर होल्डर्स हैं, तो इसका मतलब ये कि आपने मुझसे शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो आपको कंपनी के बारे में इल्म है कि कंपनी कैसे परफॉर्मेंस दे रही है, कंपनी डिविडेंड्स पे करती है कि नहीं करती, कंपनी जो है वो उसकी रेपुटेशन मार्केट में क्या है। आपको तो काफी ज्यादा बातें पता होंगी पहले से ही, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, कंपनी ये चीज डिसाइड करती है कि आप जो है वो बजाय के न्यू न्यू लोगों को शेयर इशू करें मार्केट वाली प्राइस पे, तो ऑलरेडी जो हमारे पास शेयर होल्डर है ना, उनको कम प्राइस पे थोड़ा सा बेच देते हैं। उसका फायदा क्या होता है, उसका फायदा भला क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि देखो, जब मैंने नए लोगों को शेयर इशू करने होंगे ना, तो मुझे एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, मुझे उनको मनाना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा, इश्तेहारात देने पड़ेंगे कि देखो मेरी कंपनी ऐसे परफॉर्म कर रही है, वैसे कर रही है, मुझे इन्वेस्टर ढूंढना पड़ेगा। तो उस पे भी तो बहुत पैसा लगता है ना, उस पे भी पैसा लगता है काफी ज्यादा। तो उस कॉस्ट को बचाने के लिए मैं अपने ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होंगे, जिनने पहले से मेरे से शेयर्स खरीदे हैं, मैं उनको कम प्राइस पे बेच दूंगा। क्यों कम प्राइस पे बेचूंगा? तो ताकि वो भी खुश हो जाएं, और मुझे भी वो जो मेरी बाकी की कॉस्ट है एडवर्टाइजमेंट वाली और इन्वेस्टर को कन्विंस करने वाली, वो मेरी बच जाएगी। ठीक है। तो राइट इश्यूज क्या होते हैं? राइट इश्यूज होते हैं कि कंपनी डिसाइड टू इशू न्यू शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन लेसर प्राइस देन द मार्केट। जो मार्केट की प्राइस है उससे कम प्राइस पे वो बेचने को तैयार हो जाती है। इन राइट इश्यूज को हम एक और चीज भी बोलते हैं, प्रियम्पटिव राइट्स भी बोलते हैं, लेकिन चलो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो आप उसको यहाँ पे रहने दें, ठीक है। अच्छा, इसके फायदे नुकसान भी होते हैं कुछ, वो भी हम देख लेते हैं क्या होते हैं फायदे और नुकसान। किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर मोर देन वेलकम, आप पूछ सकते हैं। अभी किसी ने हाथ रेज किया तो चलो कोई बात नहीं है। अच्छा, इसके फायदे नुकसान भी होते हैं। एक तो ये है कि ये बड़ा चीपेस्ट वे होता है कंपनी के लिए फाइनेंस रेज करने के लिए, चीपेस्ट वे होता है। मैं ठहरो जरा सामने इसको ले आता हूँ स्क्रीन को। ये ठीक है। चलो ये आ गया आपके पास सामने। ये इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं राइट इशू के। राइट इशू ना चीपेस्ट वे फॉर कंपनी टू रेज फाइनेंस, कि नए शेयर इशू करना जरा इजी भी होता है, आसान भी होता है। आप ऑलरेडी जिन्होंने शेयर्स पहले से खरीदे होते हैं उनको पता होता है कंपनी का, तो वो ले लेते हैं। कंपनी अगर अच्छी स्टैंडिंग उसकी हो तो वो खरीद लेते हैं। दूसरा है कि राइट इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैज अ ग्रेटर चांस ऑफ सक्सेस। अब जब कंपनी को पहले से पता होता है तो वो लोगों को पहले से कंपनी के बारे में पता होता है, तो वो फिर दोबारा से उसके शेयर खरीद लेते हैं ज्यादा आसानी से। तो चांस ऑफ getting them sold to the existing shareholders, it is more as compared to selling it to the new shareholders. इसका डिसएडवांटेज भी होता है। इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि ये डेट से ज्यादा महंगे होते हैं, डेट से ज्यादा महंगे पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि देखो डेट जो है उसमें तो ये होता है ना कि आपने डेट खरीदा है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी फिक्स पेमेंट्स करें, उसकी पेमेंट तो आपने फिक्स ही करनी, उसकी पेमेंट्स तो आप फिक्स ही करते होते हैं। लेकिन जो शेयर्स हैं, शेयर्स का ये होता है कि जितना आपने कमाया, अगर फॉर इंस्टेंस आपने ज्यादा कमा ली है तो आपको ज्यादा उस पे ऊपर डिविडेंड पे करना पड़ता है अपने शेयर होल्डर्स को। इट में नॉट बी सक्सेसफुल इन रेजिंग द फंड रिक्वायर्ड। अब देखो, जो शेयर्स होते हैं ना आपके, तो शेयर्स तो एक खास अमाउंट तक ही आप बेच सकते हैं, एक खास अमाउंट तक ही आप इशू कर सकते हैं, उससे ज्यादा ही नहीं इशू कर सकते। तो in the last session I have talked about shares out issued, and also uh, there were two other types as well, कि एक शेयर इशूड था आपका, और एक पेड अप शेयर्स था, और एक आपका जो है वो कॉल्ड अप शेयर्स था। ये तीन तरह की टाइप्स मैंने पढ़ाई थी क्लास क्लास में। मैं थोड़ा सा उसको रिकैप कर देता हूँ कि शेयर्स इशूड जो होते हैं